मई 1998 चागी बलूचिस्तान ज़मीन लरज़ उठती है। पाकिस्तान दुनिया का 7वां और इस्लामिक दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर बन जाता है। पूरी कौम सड़कों पर थी, जश्न था। ये वो लोग थे जिन्होंने ये कर दिखाया था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद। ये हमारे कौमी हीरोज़ थे जिन्होंने इस मुल्क को दुश्मन के सामने हमेशा के लिए महफूज कर दिया था। लेकिन इन हीरोज़ का अंजाम क्या हुआ? जिस कौम को इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया, उस कौम ने और स्टेट ने बदले में क्या दिया? गुमनामी, ज़िल्लत या हाउस अरेस्ट या ऐसी इंटेरोगेशन जिसने इन्हें ज़िंदा लाश बना दिया। ये कहानी है पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के उन जहनों की जिन्हें बनाने के बाद गुमनाम कर देना ज़रूरी हो गया। इस कहानी को समझने के लिए हमें 11 सितंबर 2001 के बाद की दुनिया में जाना होगा। 9/11 हुआ और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया। अफ़गानिस्तान पर हमला होने वाला था और अमेरिका की नज़र में सबसे बड़ा खौफ एक ही था, लूज़ न्यूक्स। क्या होगा अगर पाकिस्तान का एटम बॉम्ब अल-कायदा के हाथ लग गया? अमेरिका शुरू से अफ़गान फोर्सेस से लड़ता रहा, मगर असल मसला पाकिस्तान था। किसी भी तरह अगर पाकिस्तान एज अ स्टेट फेल हो गया तो अफ़गानिस्तान के पास ये न्यूक्लियर एसेट्स आ जाएंगे जो अमेरिका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। CIA और पेंटागन दोनों ने इस खौफ को इतना सीरियसली लिया कि उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर ट्रैकिंग यूनिट्स बनाए। एक डीक्लासिफाइड केबल में लिखा था, द ग्रेटेस्ट थ्रेट इज़ नॉट ईरान, नॉट नॉर्थ कोरिया, इट इज़ पाकिस्तान बिकॉज इट हैज़ न्यूक्स एंड इंस्टेबिलिटी। यानी कि सबसे बड़ा खतरा ना ही ईरान है ना ही नॉर्थ कोरिया, बल्कि पाकिस्तान, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और फिर बना पेंटागन का स्नैच प्लान, यानी अगर पाकिस्तान कभी कोलैप्स कर जाए या मुल्क में सिविल वॉर फूट जाए तो अमेरिका ने ऑलरेडी तैयार कर रखा था एक ऑपरेशन जहां वो पाकिस्तान के न्यूक सीज कर लेंगे। NBC और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेशल फोर्सेस, डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स नेवेडा के डेजर्ट्स में ट्रेनिंग करती थी। फेक बंकर्स बनाए गए थे पाकिस्तान जैसी ट्रेन रेप्लिकेट करने के लिए, ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो में वो सीधा आकर पाकिस्तान के न्यूक्स को कैप्चर कर सकें। लेकिन ये सब प्लान था वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। फिलहाल अमेरिका पूरा पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहा था पाकिस्तान पे, और इस प्रेशर का सबसे पहला निशाना बने पाकिस्तान के सबसे सीनियर साइंटिस्ट। ये कहानी है सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद की। ये कोई छोटा नाम नहीं था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अगर यूरेनियम प्रोग्राम के बानी थे तो बशीरुद्दीन महमूद पाकिस्तान के प्लूटोनियम प्रोग्राम के बानी थे। वो खुशाब रिएक्टर 1 के चीफ डायरेक्टर और डिज़ाइनर थे। वो रिएक्टर जो पाकिस्तान को बॉम्ब के लिए प्लूटोनियम बनाकर देता था। उन्हें इस काम के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स में से एक दिया गया। लेकिन डॉक्टर महमूद सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक बहुत मजहबी इंसान भी थे। 1999 में वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से रिटायर हो गए क्योंकि वो हुकूमत की कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी साइन करने के रुझान के खिलाफ थे। महमूद ने रिटायरमेंट के बाद एपोक्लिप्स और जीन्स पर किताबें लिखी। इसके अलावा उन्होंने एक NGO बनाया। इस NGO का नाम था उम्मा तामीर नो, यानी UTN। याद रखना, अभी ये 1999 है। कागजों में UTN का मकसद अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन काम, हॉस्पिटल्स और तालीमी इदारे कायम करना था। बेसिकली डॉक्टर महमूद वो तमाम एरिया सही करना चाहते थे जो अमेरिका और तालिबान की जंग में तबाह हो रहे थे। लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका के लिए ह्यूमैनिटेरियन वर्क नहीं था, ये भी टेररिज्म था। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दावा किया कि UTN सिर्फ रिलीफ वर्क नहीं कर रहा। उनका इल्ज़ाम था कि डॉक्टर महमूद और उनके साथी डॉक्टर अब्दुल मजीद अल-कायदा की मदद कर रहे थे। और फिर आया सबसे बड़ा इल्ज़ाम। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2001 में 9/11 से सिर्फ एक महीना पहले डॉक्टर बशीरुद्दीन महमूद और डॉक्टर अब्दुल मजीद ने अफ़गानिस्तान में ओसामा बिन लादेन और एमन अल-ज़हवारी से मुलाकात की। इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कोई नहीं जानता, मगर अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक ये एकेडमिक गुफ्तगू थी कि केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर हथियार कैसे बनाते हैं। जॉर्ज बुश की व्हाइट हाउस आर्काइव्स रिपोर्ट ने दावा किया कि ओसामा बिन लादेन के एक साथी ने डॉक्टर महमूद को बताया कि उनके पास न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है और वो जानना चाहते हैं कि इसे हथियार में कैसे बदला जाए। बेसिकली इल्ज़ाम ये लगा था कि ओसामा बिन लादेन और एमन अल-ज़हवारी दोनों डॉक्टर महमूद को कायल कर रहे थे कि वो लीबिया के लिए भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएं। ये सब अमेरिकन रिपोर्ट से लिया गया है और इसमें कितनी सच्चाई है अल्लाह जानता है। लेकिन इल्ज़ाम इतना संगीन था कि पाकिस्तान की स्टेट के पास कोई रास्ता नहीं बचा। 23 अक्टूबर 2001 को पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अमेरिकन प्रेशर के तहत अपने ही सबसे बड़े कौमी हीरो सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद और डॉक्टर अब्दुल मजीद को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो इंटेरोगेशन के नाम पर एक कौमी जिल्लत थी। दोनों साइंटिस्ट से महीनों तक शदीद पूछताछ की गई। डॉक्टर महमूद जो उस वक्त 63 ईयर्स के थे, इस इंटेरोगेशन का दबाव बर्दाश्त न कर सके। उनके बेटे ने द गार्डियन को बताया कि इंटेरोगेशन के दौरान उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक हुआ। जब उनके बेटे ने उन्हें हॉस्पिटल में देखा तो उनका कहना था वो पूरी तरह टूट चुके थे।
ये था खुशाब रिएक्टर के डिज़ाइनर का अंजाम। उन्हें फरवरी 2002 में रिहा कर दिया गया, लेकिन उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में डाल दिया गया। उन्हें हमेशा के लिए गुमनामी में धकेल दिया गया ताकि वो कभी किसी से भी बात ना कर सकें। एक हीरो को जिंदा मार दिया गया। लेकिन ये सब तो सिर्फ ट्रेलर था, असल फिल्म अभी भी बाकी थी। और इस फिल्म के हीरो का नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ये आदमी जो चाकी 1 और 2 का राजदार था। उसने 4 फरवरी 2004 को पूरी कंट्री में एक और बॉम्ब फोड़ दिया। पाकिस्तान में PTV पे नेशनल ऑडियंस के सामने उन्होंने एक ऐसा कन्फेशन दिया जिसने पूरे पाकिस्तान का होश उड़ा दिया। उन्होंने कबूल किया कि वो एक बैनुल अक़वामी प्रोलिफरेशन नेटवर्क चला रहे थे जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और सेंट्रीफ्यूज के पार्ट्स ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को फ़रोख्त करते थे। अगले ही दिन प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ने उनको पब्लिकली पार्डन यानी उन्हें माफ़ कर दिया ताकि लोग कहें माफ़ी मिल गई है, अब सब माफ़ कर दो, वो तो हीरो है। पर ऐसी कोई असलियत नहीं थी। ये माफ़ी एक बहुत बड़ा धोखा था क्योंकि अब्दुल कदीर खान को फ़ौरन हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। उनके घर को ही उनका जेल बना दिया गया। उनका जो कन्फेशन था उसमें उन्होंने बताया कि ईरान के साथ ट्रांसफर्स 1989 से 1991, नॉर्थ कोरिया और लीबिया के साथ 1991 से 1997 और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया तक 2003 तक ट्रांसफर्स जारी रहे। मगर फिर 2008 में डॉक्टर खान ने खुद कोर्ट में अपील दी। मुशर्रफ ने मुझे परसुएड किया था ये कन्फेशंस के लिए, नेशनल इंटरेस्ट की वजह से। प्रॉमिस किया गया था कि मैं फ्री रहूँगा और हीरो ऑफ द नेशन कहलाऊँगा। ये उन्होंने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माना था। और फिर 2008 के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आई थिंक द कन्फेशन वॉज माई मिस्टेक, आई वॉज मेड अ स्केप कोट। रिटन स्टेटमेंट दिए गए थे मुझको विच आई रेड। मुझे एश्योरेंस थी कि कुछ नहीं होगा, पर लाइफ टाइम हाउस अरेस्ट हो गया। और यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ी मिस्ट्री कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये सब में अकेले थे या उन्हें बली का बकरा बनाया गया था। दुनिया भर की एजेंसीज यहाँ तक कि UN की न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA ने बार बार पाकिस्तान से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को क्वेश्चन करने की इजाज़त मांगी, लेकिन उन्हें कभी इजाज़त नहीं दी गई। IAEA और CIA बार बार डिमांड करते रहे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से हम खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पाकिस्तान ने कभी अलाउ नहीं किया। अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस सब में अकेले थे तो उनको इतना छुपाया क्यों गया? उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को 2009 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री सिटीज़न करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ये सब स्टेट को बचाने के लिए किया था और इस प्रोलिफरेशन में मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें भी मुलव्विस थीं। सवाल ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सालों तक नज़रबंद क्यों रखा गया? क्या उन्हें प्रोलिफरेशन की सज़ा दी जा रही थी या उन्हें साइलेंट रखा जा रहा था ताकि वो बाकी बड़े नामों का पर्दाफाश न कर दें? दोनों थ्योरीज़ का मरकज़ एक ही शख्स था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। तो पैटर्न देखें, सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, प्लेटेनियम प्रोग्राम के चीफ, 9/11 के बाद तालिबान से लिंक्स के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार, इंटेरोगेशन में हार्ट अटैक और फिर हमेशा के लिए गुमनामी। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, यूरेनियम प्रोग्राम के बानी, प्रोलिफरेशन के इल्ज़ाम में कन्फेस करवाया गया और फिर सालों तक नज़रबंद रखा गया ताकि वो दुनिया से बात ही ना कर सकें। जबकि कुछ और साइंटिस्ट की पूरा असरार अमवात की अफवाहें भी गर्दिश करती रहती हैं, जिन्हें कभी एक्सीडेंट या सुसाइड का नाम दिया जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा मिस्टीरियस एंड तो इन दोनों हीरोज़ का था जो हमारी आंखों के सामने हुआ। हमने बॉम्ब तो बना दिया, लेकिन उस बॉम्ब की कीमत हमारे सबसे बड़े हीरोज़ ने अपनी आज़ादी, अपनी इज्जत और अपनी लेगेसी देकर चुकाई। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।